हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया, मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और मोनोसैकेराइड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग मोनोसैकेराइड्स के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इनके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट हैंड साइड में आप या तो कहें कि एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, ऐसे सारे कंपाउंड जिनके पास प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है उनको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या फिर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन देता हूं इस लेक्चर की कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, कायरल कार्बन क्या होते हैं, ठीक, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स मैंने अभी आपसे कहा कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। ठीक है, इसलिए डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स की बात करेंगे, हम लोग ईपीमर्स की बात करेंगे। ईपीमर्स टर्म आपने सुना होगा, ईपीमर्स की भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मोनोसैकेराइड्स के बारे में पता होने चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, मैंने अभी आपको बताया, वो क्या करते हैं, दे रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक, और वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ठीक, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस मॉलिक्यूल के पास एक या फिर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स के पास हैविंग वन और मोर एसिमेट्रिक और कायरल सेंटर। ठीक है, एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर बेसिकली एक कार्बन एटम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बन एटम होता है। ठीक, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग कहें कि इसके पास एसिमेट्रिक सेंटर है या फिर कायरल सेंटर है तो बेसिकली एक कार्बन एटम की बात की जाती है। ठीक है, और उस कार्बन एटम की खास बात क्या होगी, आपको पता होगा कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 4 होती है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, इसलिए ये 4 सिंगल बॉन्ड या
डबल बॉन्ड के थ्रू, जैसे भी होता है अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। ठीक है, यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, R1, R2, R3, R4, ठीक है, इन चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर अलग अलग ग्रुप या फिर एटम्स लगे हुए हैं तो इस तरह का जो हमारा कार्बन एटम है उसको हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। ये कार्बन कैसा है? ये कायरल कार्बन है या फिर एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक, ऐसा कार्बन एटम अगर किसी मॉलिक्यूल के पास में प्रेजेंट है तब हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल के पास एक कायरल सेंटर है। और इस तरह के जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट हैं तो उतने ही वहां पे कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई ऑप्टिकल एक्टिविटी की और कायरल सेंटर की। ठीक है, जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, थोड़ा सा हम लोग मोनोसैकेराइड्स पे आते हैं। जो हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके पास में भी एक या एक से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा स्टार बना के कि ऑल मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हैव one or more asymmetric centers। ठीक है, सारे मोनोसैकेराइड, जितने भी मोनोसैकेराइड्स नेचर में हैं, सबके पास किसके अलावा सिर्फ और सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स नेचर में पाए जाते हैं सबके पास एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है, और ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनके पास एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं वो क्या शो करते हैं? वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। इसका मतलब दे अकर्स हेंस अकर्स इन ऑप्टिकल हेंस, या फिर हम ऐसा लिखें हेंस दे शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं एंड अकर्स इन डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, और ये जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से जो आइसोमेरिज्म वहां पे आती है, इस तरह के आइसोमेरिक फॉर्म्स को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या फिर इनेंशियोमर्स। ठीक, मतलब यहां पे ये हुआ कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें अगर हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़ दें तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उनके पास में एक या फिर एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एसिमेट्रिक सेंटर्स होते हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, इसलिए उनके पास क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं वो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की वजह से आइसोमेरिक फॉर्म शो करते हैं, इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या फिर इनेंशियोमर्स। ठीक है, इतनी बात आपके यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। अब मैंने कहा कि ऑल मोनोसैकेराइड एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसके पास में कायरल सेंटर नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे नहीं होता है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है क्या? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है क्या? ये बेसिकली एक ट्रायोज शुगर है, ट्रायोज है। ठीक है, और ट्रायोज में भी एक कैसा ट्रायोज है? ये कीटो ट्रायोज है। ठीक है, इसके पास कीटोन ग्रुप है। ये क्या है? कीटो ट्रायोज।
कीटो ट्रायोज है, ठीक है, या ट्रायो कीटोज है, जो भी आप कहना चाहें, कीटो ट्रायोज है, ठीक है। और ये जो कीटो ट्रायोज है, मैंने आपको बताया था कि जो कीटोजेज होते हैं उनमें जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है वो एंड पे नहीं पाया जाता, कहीं बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये ट्रायो शुगर है तो इसके पास में 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया और ये तीसरा कार्बन हो गया, ठीक, कार्बन नंबर 1, 2 और 3, ठीक। पहले कार्बन से एक CH2OH लगा होगा, ठीक है, दूसरे कार्बन पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और तीसरे कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने कहा कि इसके पास में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, इसकी वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं, कायरलिटी क्यों नहीं यहाँ पे। अगर हम लोग कार्बन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है इसकी जो वैलेंसी है वो दो वैलेंसीज ऐसी हैं जो कि 2 हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है। दूसरे कार्बन पे देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, 2 वैलेंसीज जो हैं वो ऑक्सीजन से यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। और तीसरे कार्बन पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं। इसका मतलब इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसकी चारों वैलेंसीज से 4 अलग अलग ग्रुप या फिर एटम जुड़े हों। इसलिए इसके पास में क्या है, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है और इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, ठीक है। जब मैं आपको ट्रायोज बता रहा था तो मैंने वहां पे एक और शुगर बताया था जिसके पास 3 कार्बन थे, ठीक है, और वो क्या था, वो एक एल्डोट्रायोज था जिसका नाम क्या था, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक ट्रायोज है, इसके पास भी 3 कार्बन है, ये भी क्या है, ट्रायोज है। लेकिन ये कैसा ट्रायोज है, ये एक एल्डोट्रायोज है, ठीक है, ये एक एल्डोट्रायोज है। इसके पास क्या है, ये एक एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड ग्रुप में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कहाँ पे, वो एंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 कार्बन की शुगर है तो हम सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करते हैं, इसका 2 और ये 3, तीनों कार्बन आ गए। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है, एंड पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड नंबर कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। थर्ड नंबर का जो हमारा कार्बन है उसके साथ में भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये बेसिकली ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक, ये है ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैंने कहा सिर्फ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब कायरलिटी शो करते हैं। यहाँ पे कायरल कार्बन कहाँ है, थोड़ा सा इस चीज को समझते हैं। कार्बन नंबर 1 हमारा हो गया ये जो कार्बोनिल कार्बन बना रहा है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ठीक। पहले कार्बन पे अगर हम लोग नजर डालें तो यहाँ पे 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। दूसरे कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ से एक हमारा ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है पहला, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीसरा एक हाइड्रोजन एटम और चौथा हमारा CH2OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड नंबर का कार्बन है इससे 4 अलग अलग ग्रुप और एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमारा सेकंड नंबर का जो कार्बन है वो क्या हो गया, ये हमारा एक कायरल कार्बन है, मतलब इसके पास कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है ग्लिसरल्डिहाइड के पास, ठीक है। तीसरे कार्बन की बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम हो गए, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड के पास कितने कायरल कार्बन हो गए, 1, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनके पास में कायरल सेंटर्स होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं और डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरल्डिहाइड के डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगे नेचर में, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कायरलिटी है तो उसके कितने आइसोमेरिक फॉर्म प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, ठीक है, 2 to the power n। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरलिटी शो कर रहा है तो उसके नेचर में 2 to the power n आइसोमर्स हो सकते हैं, जहां पे n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, दोनों एक ही हैं,
एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, 2 टू द पावर n से हम निकाल सकते हैं कि इसके कितने आइसोमेरिक फॉर्म्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर हैं, 1। इसका मतलब 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 1 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब जो ग्लिसरल्डिहाइड है उसके 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है थोड़ा सा हम बना के देखते हैं। यहाँ पे एक तो हमारा ये फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म जो होगा स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म होगा उसमें थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आ जाएगा। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में होता है। ठीक, ये भी क्या है, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है, ये दोनों ग्लिसरल्डिहाइड का फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स ग्लिसरल्डिहाइड के हैं। ठीक है, और दोनों को डिनोट कैसे किया जाता है, एक को एक आइसोमेरिक फॉर्म हम लोग कहते हैं डी आइसोमेरिक फॉर्म, और दूसरे को हम लोग कहते हैं एल आइसोमेरिक फॉर्म। यानी डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, ये 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम कैसे ये पता करेंगे कि कौन सा डी आइसोमेरिक फॉर्म है और कौन सा एल आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, तो ग्लिसरल्डिहाइड के केस में ये चीज पता करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो कायरल कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, किससे, कायरल कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लगा हुआ है यहां से, वो कहां पे है, वो अगर राइट हैंड साइड में है, तो जो आइसोमेरिक फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं डी आइसोमर या डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी आइसोमर। यहां पे राइट साइड में इसलिए डी आइसोमर। ठीक है, और अगर वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो आइसोमर कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एल आइसोमर। ठीक है, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कितने आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, और वो आइसोमेरिक फॉर्म जब हमें पता चल जाएंगे तो वो डी आइसोमेरिक फॉर्म है कि एल आइसोमेरिक फॉर्म है, वो हम पता कर लेंगे जो हमारा कायरल कार्बन है उससे लगे हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन से। अगर वो राइट हैंड साइड में है तो हमारा डी हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही ग्लिसरल्डिहाइड की। ग्लिसरल्डिहाइड के पास मैंने आपको बताया कि एक ही कायरल सेंटर था, तो यहाँ पे तो हमने पता कर लिया। लेकिन ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जहाँ पे बहुत सारे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया हमारा जिसके पास 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, हेक्सोज है वो, उसमें हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा आइसोमेरिक फॉर्म है वो डी है या फिर एल है। तो सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला ड्रा करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे डी और एल आइसोमेरिक फॉर्म्स हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज ये एक हेक्सोज है और बेसिकली ये एल्डो हेक्सोज है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, मतलब हमारा कार्बोनिल ग्रुप कहाँ पे होगा, कहीं एंड पे होगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये हमारा पहला कार्बन है जहां से कार्बोनिल ग्रुप बनेगा। ठीक है, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन एटम, और ये पूरा CH2H लगा हुआ। ठीक, सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, उसके पास कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके पास कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे तो पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6th कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गए। हेक्सोज है, ग्लूकोज है, बेसिकली ये ग्लूकोज हो गया। ठीक है, सबसे पहले पहले कार्बन पर नजर डालते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप बना रहा है। यहाँ पे दो बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं, इसका मतलब 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये हमारा कायरल कार्बन नहीं हो सकता, तो पहला तो कायरल कार्बन नहीं। दूसरे की बात हम करेंगे तो यहाँ से एक ग्रुप हमारा ये जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप एक हो गया, दूसरा हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, 2 हो गए, तीसरा हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और चौथा ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है।
ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारा सेकंड कार्बन क्या है, ये एक कायरल कार्बन है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जहां जहां कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे उन कार्बन को इस तरह से स्टार बना के डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक कायरल कार्बन हमको मिल गया। तीसरे कार्बन पे थोड़ा नजर डालते हैं। तीसरे कार्बन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप हमारा ये लगा हुआ है, एक ग्रुप तो ये पूरा हो गया, ठीक है। दूसरा ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तीसरा, सॉरी यहां पे मैंने तीसरे कार्बन को कवर किया हुआ है, तो तीसरे कार्बन पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तीसरे कार्बन से ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा एक हाइड्रोक्सिल तीसरे कार्बन पे है, ये हमारा हाइड्रोजन एक है तीसरे कार्बन पे, ठीक है। और ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है यहां से थर्ड कार्बन पे। अगर आप देखें तो थर्ड कार्बन पे भी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ेंगे, एक ये है, एक ये और एक ये, 4 डिफरेंट ग्रुप और एटम यहां से जुड़े हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। तो 2 कायरल कार्बन यहाँ पे हमको मिल गए। फोर्थ कार्बन पे नजर डालते हैं हम लोग, फोर्थ कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ कार्बन की जब हम बात करेंगे तो तीसरे कार्बन के ऊपर, यहाँ पे तीसरा कार्बन जो है हमारा, थर्ड कार्बन जो है उसके ऊपर, थर्ड कार्बन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एक ग्रुप ये पूरा लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड कार्बन के ऊपर से ये पूरा ग्रुप है जो कि फोर्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है, फोर्थ कार्बन से लगा है, ठीक। एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल है, और ये फिफ्थ कार्बन के नीचे ये पूरा ग्रुप एक लगा हुआ है, ठीक है। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसका मतलब फोर्थ कार्बन भी क्या है, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। 3 कायरल कार्बन हमको मिल गए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा फिफ्थ कार्बन को भी देख लेते हैं, ठीक है। फिफ्थ कार्बन को जो हम देखेंगे तो इस पे भी हमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए नजर आएंगे, ठीक है। फोर्थ कार्बन के ऊपर आप देखिए, यहाँ पे फोर्थ कार्बन के ऊपर ये पूरा ग्रुप, ठीक, ये पूरा ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोक्सिल हो गया, ठीक है। और फिर ये नीचे से पूरा CH2OH वाला रीजन, ये पूरा 4 डिफरेंट ग्रुप, एक, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका मतलब फिफ्थ कार्बन भी क्या है, ये भी हमारा एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने एसिमेट्रिक कार्बन हो गए ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, अगर हम देखें तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने हो गए हमारे, 4 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना हो कि ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको बताया 2 to the power n आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकते हैं अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं तो, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कितना है यहाँ पे, 4, तो ये हो जाएगा कितना, 2 to the power 4। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करें 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स पॉसिबल हैं, दैट इज 16। अब 16 में से हमारे, मैंने कहा कि 2 तरह के स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, डी होते हैं और एल होते हैं, ठीक है। 16 में से एक हमारा 8 जो होंगे वो डी आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगे, आइसोमर्स होंगे, ठीक है। और बाकी के जो 8 हैं वो हमारे एल आइसोमेरिक फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं, ठीक। मैंने कहा कि 8D और 8L आइसोमर्स ग्लूकोज के पॉसिबल हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में जब मैं आपको बता रहा था तो वहां पे एक ही एसिमेट्रिक कार्बन था और वहां पे हमने जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने पता कर लिया कि कब हम उसको डी कहेंगे, कब हम उसको एल कहेंगे। लेकिन ग्लूकोज के पास में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना हुआ है, जो ड्रॉ किया गया है, वो डी आइसोमेरिक फॉर्म में है या फिर एल आइसोमेरिक फॉर्म में है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम पता लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाता हूँ। ये हमारा कार्बोनिल हो गया और इसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से OH और H लगे होंगे पूरी चेन से, OH, H और ये CH2OH, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया किसका, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज है। और एक आइसोमेरिक फॉर्म में और बना रहा हूँ ग्लूकोज का इस तरफ,
डी और एल समझाने के लिए आपको, ये यहाँ पे C 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, और फिर ये हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन और ये CH2OH, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी ग्लूकोज है, और दोनों डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में हैं, ठीक है। अब एक हमारा इनमें से डी आइसोमर है और दूसरा हमारा एल आइसोमर है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में मैंने आपको बताया था कि कायरल कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में है तो डी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल होगा। यहाँ पे तो हमारे पास ये एक एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये चौथा, 4 एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक कार्बन हो गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किस एसिमेट्रिक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पता करेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है डी आइसोमर है या एल आइसोमर है, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम डी और एल आइसोमर्स यहाँ पे पता करेंगे। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कहाँ पे होगा, एंड पे होगा, ठीक है। जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है उससे सबसे दूर वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन है, अब इससे सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होगा, कार्बन नंबर 5 वाला, ठीक है। तो कार्बन नंबर 5 वाले, कार्बन नंबर 5 को आप देखिए यहाँ से, ठीक। कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन है आप उसको देखिए, ठीक है। उस पे लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड में, कहां पे है, राइट हैंड साइड में, इससे लगा हुआ अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो डी आइसोमेरिक फॉर्म में है, मतलब डी ग्लूकोज है, ठीक है। और अगर कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर वाला जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप से सबसे दूर वाला जो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन है उससे लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट में है, तो इसको हम लोग कहते हैं एल आइसोमेरिक फॉर्म या एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, ठीक है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हेक्सोजेज पाई जाती हैं वो ज्यादातर डी आइसोमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी गैलेक्टोज ये फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में डी फॉर्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही किस तरह से हम पता लगाएंगे कि डी आइसोमेरिक फॉर्म में है या एल आइसोमेरिक फॉर्म में, ठीक। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उसको कहा जाता है इपीमर्स, ठीक है। एक और आइसोमेरिक फॉर्म होता है जिसको कहा जाता है इपीमर्स, इपीमर्स, इपीमर्स। तो इपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। इपीमर्स ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन केवल एक ही कार्बन एटम के अराउंड चेंज रहता है, सिर्फ एक ही कार्बन एटम के अराउंड जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ग्लूकोज के 2 इपीमेरिक मॉलिक्यूल्स दिखाता हूँ, 2 इपीमर्स दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ग्लूकोज बनाऊंगा यहाँ पे, ये हमारा कार्बोनिल कार्बन हो गया, कार्बन नंबर 1 है, तो ये 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये ग्लूकोज है बेसिकली, तो इसका फॉर्मूला जो है वो HOH और CH2OH, ये है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों, कार्बोनिल कार्बन से सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन जो है उस पर लगा हुआ हाइड्रोक्सिल राइट हैंड साइड में, इसलिए क्या हो गया, डी ग्लूकोज, ठीक है। एक दूसरा मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाता हूँ जो कि ग्लूकोज का ही इपीमर है, ये है गैलेक्टोज, ठीक है। ये भी 6 कार्बन की शुगर है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका फार्मूला बनाते हैं, गैलेक्टोज और ये OH H और ये CH2OH, ये क्या हो गया, ये है डी गैलेक्टोज, ये है डी गैलेक्टोज, ठीक है। डी गैलेक्टोज नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4
5 और ये 6। ठीक, एक और शुगर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये भी इपीमर है ग्लूकोज का। बेसिकली यहाँ पे भी कार्बोनिल कार्बन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 CH2OH। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे OH H OH H OH H OH H, ये है डी मैनोज। ये क्या है? ये है डी मैनोज। ठीक है, यहाँ पे भी नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक एक को हम लोग समझते हैं। ये है डी गैलेक्टोज, ये है डी ग्लूकोज और ये है डी मैनोज। ठीक, हम यहाँ पे ईपीमर्स की बात कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा कि ईपीमर्स जो होते हैं वो ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं जो कि केवल एक ही कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर देखें, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर हम लोग देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है, यहाँ पे इस तरफ थर्ड नंबर पे जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज रहता है, बाकी हर जगह एक जैसा लगा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डी गैलेक्टोज की बात करते हैं। डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज का अगर हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखें, ओपन चेन कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो हमको एक डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे सारी चीजें सेम तरीके से लगी हुई हैं, सिर्फ कार्बन नंबर 4 को अगर हम लोग देखें, कार्बन नंबर 4 के अराउंड अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बाकी पूरा फार्मूला सेम है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का पूरा फार्मूला बिल्कुल सेम है। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग सिर्फ कार्बन नंबर 4 के अराउंड देखें तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है ग्लूकोज में वो राइट हैंड साइड में है, जबकि गैलेक्टोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे लगा हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। सिर्फ एक ही कार्बन के अराउंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या हैं? ईपीमर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? आपस में ईपीमर्स हैं। और ईपीमर्स कहां पे हैं? एट कार्बन नंबर 4। ठीक, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द ईपीमर्स एट कार्बन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्लूकोज और मैनोज को देखते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज और मैनोज को जब हम देखेंगे तो यहां पे भी एक ही कार्बन के अराउंड जो है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। ठीक है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, ठीक, और मैनोज का कार्बन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे जो यहाँ पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में। ठीक है, और मैनोज के कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो एक कार्बन के अराउंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, इसलिए ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या है? ईपीमर्स हैं। ईपीमर्स हैं, और ईपीमर्स कहाँ है? एट कार्बन नंबर 2। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में ईपीमर हैं कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, और ग्लूकोज और मैनोज आपस में ईपीमर हैं एट कार्बन नंबर 2। तो ये होता है ईपीमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी तक आपको जो भी फॉर्मूला बताया सब ओपन चेन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया। जितनी भी चीजें, जितना भी आइसोमेरिक फॉर्म हमने आपको समझाया यहाँ पे, पूरा यहाँ पे मैंने आपको ओपन चेन फार्मूला बना बना के समझाया। और इस फार्मूले को हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, इसको कहा जाता है फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, और इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं इन द डिटर्मिनेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ द सुगर्स। ठीक है, इस 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, लेकिन जब कभी भी हम किसी शुगर को सॉल्युबल फॉर्म में एज्यूम करते हैं तो वहां पे जो शुगर्स होती हैं वो इस स्ट्रक्चर में नहीं पाई जाती हैं, वो वहां पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती हैं और वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो शुगर्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोनोसैकेराइड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, और उसमें किस तरह से एक और ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर प्रोड्यूस होता है, मतलब एक और कायरल सेंटर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।